हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए एग्जाम के लिए एग्रीकल्चर साइंस के फुल सिलेबस को। आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग इस एग्जाम को देने जा रहे हैं तो ये लेक्चर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। एक एक चीज़ को हम बहुत डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से समझने जा रहे हैं। तो इससे पहले हमने इसके 2 पार्ट बना दिए हैं, जिसमें हमने क्रॉप साइंस के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी थी। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उनको भी आप देख सकते हैं। आज हम इसका पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम फसलों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स के बारे में देखेंगे। दोस्तों, हम वर्गीकरण को इतनी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, एक एक चीज को इतनी बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे कि अगर आपका क्वेश्चन इससे कहीं से भी आ जाएगा, आपका क्वेश्चन नहीं बचेगा। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन जितने भी आधार पर अलग अलग तरीके से किए गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, बात करते हैं फसलों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। तो अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है, यानी कि वर्गीकरण किया गया है फसलों को। फसलों के बारे में इससे पहले हमने वीडियो में समझा दिया था फसलें क्या होती हैं। तो सबसे पहला है आर्थिक उपयोग के आधार पर, यानी कि बेस्ड ऑन इकोनॉमिक यूज, यानी किस तरीके से हम फसलों को यूज कर रहे हैं, खाने में, पहनने में या बेचने में, किसी भी तरीके से यूज कर रहे हैं तो उनके आधार पर हम इसको समझेंगे। अगला क्लासिफिकेशन आता है मौसम के आधार पर, यानी बेस्ड ऑन सीजन, यानी सीजन के आधार पर फसलों का वर्गीकरण हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जीवन काल के आधार पर, यानी कि बेस्ड ऑन लाइफ स्पैन, यानी कौन सी फसल के वार्षिक है, कौन सी वार्षिक है, इन चीजों के बारे में भी हम इसमें समझेंगे। अगला आता है हमारा जो क्लासिफिकेशन, वो आता है प्रकृति के आधार पर, यानी कि बेस्ड ऑन नेचर, नेचर के आधार पर कि जो फसलों का नेचर किस तरीके का है, तो इस आधार पर भी हम वर्गीकरण को देखने वाले हैं। तो ये कुल 4 तरीके के जो क्लासिफिकेशन है उनको हम बारी बारी से देखेंगे और एक एक चीज को समझते चलेंगे। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आर्थिक उपयोग के आधार पर, यानी कि बेस्ड ऑन इकोनॉमिक यूज के आधार पर। तो आर्थिक उपयोग के आधार पर किस तरीके से हम उसका यूज ले रहे हैं, खाने में ले रहे हैं, कपड़े बनाने में ले रहे हैं, या किसी और आधार में हम उसका यूज कर रहे हैं, तो उसके आधार पर हम फसलों को देखते हैं। तो कुल मिलाकर सबसे जो बड़ा क्लासिफिकेशन इसी पर आता है। तो इनमें सबसे पहले आती है अनाज फसलें, यानी कि क्रेल क्रॉप्स। अगली आती है दलहनी फसलें, यानी कि पल्सेस क्रॉप्स, इसमें सारी दालें आ जाती हैं। अभी हम देखेंगे कौन सी फसलें क्या है। नेक्स्ट आती है तिलहन फसलें, यानी कि ऑयल सीड क्रॉप्स। अगली आती है मिलेट्स, यानी मोटे अनाज वाली फसलें, मिलेट्स क्रॉप बोलते हैं इसको। नेक्स्ट आती है रेशेदार फसलें, यानी कि फाइबर क्रॉप्स, इसके बारे में देखेंगे। ये भी हम आर्थिक आधार पर ही इसका क्लासिफिकेशन के आधार पर ही है। नेक्स्ट आती है चीनी फसलें, यानी कि शुगर क्रॉप्स। अगली आती है मसाला फसलें, यानी कि स्पाइस क्रॉप्स। नेक्स्ट आती है हरी चारा वाली फसलें, यानी कि फोडर क्रॉप्स। तो ये कुल क्लासिफिकेशन है किसके आधार पर है, आर्थिक उपयोग के आधार पर। बात करते हैं सबसे पहले हम अनाज फसलों के बारे में। अभी आर्थिक उपयोग के आधार पर कुल मिलाकर कितनी कैटेगरी में बांटा गया है, 8 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। तो हम एक एक करके इसको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अनाज फसलों के बारे में, यानी कि क्रेल क्रॉप्स के बारे में। तो इसकी प्रमुख प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, तो इसके बारे में भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहली चीज, ये मुख्यतः भोजन के लिए उगाई जाती है। जितनी भी अनाज फसलें हैं, जाहिर सी बात है हम खाने के लिए इसका यूज करेंगे, यानी भोजन के लिए इनको हम उगाते हैं। अगली चीज है, इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। जैसा कि आप लोग पढ़ते होंगे, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि हमारे शरीर में अलग अलग तरीके से एनर्जी मिलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जी हम किससे लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। और कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा किस में होता है, हमें भोजन में या अनाज वाली फसलों में ही मिलता है, जिससे हमारी एनर्जी की पूर्ति होती है। कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा हमारे जो बॉडी की पूर्ति या हमारे शरीर की पूर्ति होती है ऊर्जा की, वो किससे होती है, अनाज वाली फसलों से। या कार्बोहाइड्रेट उसमें बहुत होता है, इस वजह से इसकी पूर्ति होती है। तो ये इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगली चीज है, दीर्घकालिक भंडारण के लिए उपयुक्त है, यानी इसका आप स्टोरेज काफी लंबे टाइम के लिए रख सकते हैं। ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं गेहूं, यानी कि व्हीट। अब इसका यूज किस में होता है, रोटी। रोटी आप जाहिर सी बात है रोटी खाते होंगे, तो गेहूं की रोटी खाते होंगे। ब्रेड और पेस्ट्री बनाने के लिए हम गेहूं का यूज करते हैं। अब दोस्तों, जो जो चीज मैं एक एक चीज बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि गेहूं का उपयोग किस लिए वो कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कर देते हैं, जब उन्हें ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा तो वो क्या करेंगे। अब इस लाइन को पढ़कर आप 10-12 क्वेश्चन बना सकते हैं खुद ब खुद। बस आपको ध्यान देनी चीज होते है, ऐसा नहीं है कि हवाबाजी में पढ़ना है। जो हवाबाजी में पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता है। बहुत सारी किताबें ले लो, बहुत अलग अलग चैनल ज्वाइन कर लो या पेड कोर्स ज्वाइन कर लो, उनसे सिलेक्शन नहीं होगा। एक एक चीज को अच्छे से समझने के लिए आप पढ़ेंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। एक लाइन को पढ़ना है, उससे आप समझ सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन, कई तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अगला आता है चावल या राइस। तो इसका भारत और एशिया में मुख्य भोजन के रूप में इसका यूज किया जाता है।
चावल का आपको पता है भारत के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है भोजन के लिए। अगला आता है मक्का, मेज़। तो पशु चारे स्टार्च उत्पादन में उपयोगी होता है मक्का। मक्का आप खाते भी होंगे वैसे। नेक्स्ट है जौ, बरेली। तो ये इसका यूज़ किसके लिए होता है? शराब और पशु चारे के लिए इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। किसका? जौ का। अगला आता है बाजरा, मिलेट्स। तो सूखे क्षेत्रों में मुख्य भोजन, जो सूखे क्षेत्र हैं, रेगिस्तानी क्षेत्र है, वहाँ पर इसे मुख्य भोजन के रूप में जाना जाता है। यानी इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसकी रोटी बनाई जाती है या और तरीके से भी इसको खाने के लिए मुख्यतः यूज़ करते हैं। किसको? बाजरे को। नेक्स्ट हम बात करते हैं दलहनी फसलें, दालों वाली फसलें। दल यानी कि पल्सेस क्रॉप, जितनी दालें होती हैं सब इसके अंतर्गत आती हैं। तो इसके बारे में मुख्य विशेषताएं, इनके इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में सहायक होती है। जैसे मान लो आपने चावल की फसल लगाई, उसके बाद इसकी फसल लगा देंगे तो मतलब दालें वगैरह लगा देंगे कि तो उसकी उर्वरता किसकी? मिट्टी की बढ़ जाएगी। इससे किससे? दलहनी फसलों से। इनकी जड़ें वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में परिवर्तित करती हैं। तो इनकी जो जड़ें होती हैं, वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होती है उसे किसमें कन्वर्ट कर देती है? मिट्टी में परिवर्तित करती हैं। तो ये भी इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। मानव आहार पशु चारे में उपयोगी होती है। मानव आहार में आपको पता है दालों का बहुत ज़्यादा यूज़ करता है मानव। अपने लोग सभी करते होंगे, दाल चावल खाते होंगे, दाल चावल के साथ मिलाकर। तो पशु चारे में भी इसका यूज़ होता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो सबसे पहले चना, चिकपिया। तो इसके दाल बनती है, जो दाल चने की दाल होती है। बेसन, बेसन भी इसी से बनता है। और स्नैक्स बनाने के लिए आप स्नैक्स खाते होंगे, जो स्नैक्स बनते हैं वो भी किससे बनते हैं? चने से बनते हैं। नेक्स्ट है मसूर। इसे लेंटिल यानी कि किसके लिए यूज़ होता है? इसका दाल और सूप के लिए। जितनी है ये दालों के लिए तो यूज़ होती हैं, लेकिन जो और इसका यूज़ है और प्रयोग है तो उसके बारे में भी हम बता रहे हैं। सूप के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। किसका? मसूर का। अगला है मूंग, ग्रीन ग्राम इसे बोलते हैं। तो इसका भी दाल के रूप में यूज़ करते हैं, अंकुरित रूप में पोषण के लिए उपयोगी होती है। अगला है उड़द, ब्लैक ग्राम, यानी जो काली दाल होती है, उड़द की काली दाल। तो उसी के बारे में, दाल और इडली डोसा के लिए इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट है अरहर, पैगन पी। तो मुख्य रूप से दाल के लिए इसका प्रयोग होता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं तिलहन फसलें, यानी कि ऑयल सीड क्रॉप। तो ये इसका यूज़ तेलों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तेल निकालने के लिए, यानी तेल का प्रयोग करने के लिए, इनसे तेल निकालने के लिए। तो इनकी मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। तो इनके बीजों से तेल निकाला जाता है, जाहिर सी बात है क्योंकि ऑयल सीड क्रॉप्स हैं। भोजन के अलावा साबुन, आपको पता है ऐसा नहीं है कि केवल जो तेल का यूज़ अपने खाने में ले रहे हैं, बहुत सारी दवाइयों में ले रहे हैं, पेंट बनाने में लेते हैं, सौंदर्य प्रसाधन, मेकअप की चीज़ें जितनी लड़कियां वगैरह लगाती हैं, तो उनमें भी बहुत ज़्यादा तेल का यूज़ किया जाता है। सौंदर्य प्रसाधन यानी मेकअप का जितना भी सामान होता है, आपने देखा होगा लड़कियों का चेहरा जब मेकअप लगाती हैं बहुत ज़्यादा चमकने लगता है, वो तेल की बात होती है। कुछ तिलहन तिलहन पशु चारे के रूप में भी उपयोग की जाती है, यानी तिलहन कुछ हैं पशु के चारे के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो सबसे पहले सरसों, मस्टर्ड। खाद्य तेलों और मसालों में उपयोगी होती है सरसों। सरसों का सबसे ज़्यादा तेल यूज़ होता है खाने में, आपको पता है, और मसालों में भी बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है मूंगफली, ग्राउंडनट। तो इसका यूज़ तेल, मक्खन और स्नैक्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। किसका? मूंगफली के तेल का, मूंगफली का। कुल मिला के मूंगफली से तेल निकाला जाता है। नेक्स्ट है सोयाबीन। तो सोयाबीन खाद्य तेल, प्रोटीन उत्पादों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। यानी जिस चीज़ में आपको प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिलेगा तो उसमें सोयाबीन की मात्रा देखने को मिलती है। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है तिल, यानी कि सीधम। तो तेल और मिठाइयों के लिए इसका यूज़ होता है। तिल आपने देखे होंगे, छोटे छोटे तिल होते हैं, बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। उनका अगर आपने यूज़ कभी करा होगा, ज़्यादातर लोग गाँव से जुड़े हुए होंगे तो उन्हें इन चीज़ों के बारे में पता होता है। नेक्स्ट है सूरजमुखी, सनफ्लावर। तो हल्के खाद्य तेलों के लिए इसका यूज़ होता है, ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये क्लासिफिकेशन मैं कह रहा हूँ, अगर आप एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो इससे आपको आप दोबारा रिपीट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक एक चीज़ मैंने बहुत डिटेल में, और जहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। और जो हमारी बुक लिखी जा रही है, बुक पर काम चल रहा है, तो वो टोटल इससे भी बेहतर कंटेंट आपको मिलने वाला है। यानी उसका कुल मिला के मलाई छांट के आपको बढ़ा रहा हूँ, और जो डिटेल में पढ़ेगा तो वो बुक ले सकता है, बुक जल्दी रेडी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मिलेट्स फसलें, यानी मोटे अनाज, जो मिलेट्स क्रॉप होती हैं। तो इनकी प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। तो ये अनाज कम पानी में भी अच्छी पैदावार देते हैं, यानी इनके लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। अगली चीज़ है, प्लेट्स में प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम और अन्य खनिज प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगर आपको डेली चाय पीते हैं सुबह उठ के, सुबह चाय के बजाय अगर आप ये मिलेट फसलें के जो मोटे अनाज होते हैं, अगर आप उन्हें खाने लगें तो काफ़ी ज़्यादा आपकी बॉडी में चेंजेस नज़र आ जाएंगे।
इनकी फसल जल्दी तैयार हो जाती है और उत्पादन की लागत कम होती है, यानी कि इनकी लागत भी कम आती है। आपको पता है बहुत ज़्यादा इसमें लागत की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन्हें लंबे समय तक संग्रहित किया जाता है क्योंकि ये खराब नहीं होते हैं। तो इन्हें ऐसा नहीं है कि आप 2-4 महीने रखें, इन्हें काफ़ी लंबे टाइम तक आप इन्हें रख सकते हैं, संग्रहित कर स्टोरेज करके और इन्हें बाद में यूज़ कर सकते हैं। उदाहरण में देख लेते हैं, तो सबसे पहला ज्वार आता है, सोरोगम। तो इसके लिए रोटी बना सकते हैं, दलिया के लिए यूज़ करते हैं, पशु चारा में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है कौन? ज्वार। ज्वार की रोटी आप अगर खा लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होती है और टेस्टी भी लगती है। नेक्स्ट है बाजरा, पिरल। तो इसकी रोटी, खिचड़ी, पापड़ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और ख़ास तौर से हमारे घर में, अपने घर की बात बता रहा हूँ, बाजरे के लड्डू हमारे यहाँ हर साल जाड़ों में बहुत ज़्यादा बनते हैं और काफ़ी टेस्टी भी लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी अपने बॉडी के लिए होते हैं। तो इन्हें भी आप कभी ना कभी खा के देखें, अच्छे लगेंगे। नेक्स्ट रागी फिंगर। तो इसे डोसा में, दलिया दलिया और बच्चों के आहार में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। किसका? रागी का। नेक्स्ट है कोदो। तो कोदो भी एक फसल है, ऐसे अगर आपने नहीं देखा तो एक बार नेट पे गूगल पर सर्च करके देखेंगे, इसका इमेज को देख सकते हैं कोदो किस तरीके का होता है। तो इसे चावल का विकल्प, यानी चावल के विकल्प के, चावल का ऑप्शनल मान सकते हैं। अगर आप चावल ना खाएं तो इसका यूज़ कर सकते हैं। खिचड़ी और दलिया भी में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सांवा, लिटिल मिलेट्स। तो इसे उपवास में खाया जाता है, जब उपवास आप रखते हैं। खीर और दलिया में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। खीर अगर हम बना रहे हैं या दलिया बना रहे हैं तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। अगली आती है रेशेदार फसलें, यानी कि फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स के बारे में हम देख लेते हैं, मुख्य विशेषताएं इसकी क्या क्या हैं। तो इनसे प्राप्त रेशे मजबूत और टिकाऊ होते हैं। रेशेदार जितनी भी मतलब बाल बाल टाइप होती हैं ये फसलें। कपड़ा उद्योग में व्यापक उपयोग होता है इनका। कपड़े बनाने की इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। जो रेशेदार फसलें होती हैं बहुत ज़्यादा इनका प्रयोग किया जाता है। कृषि और उद्योग के बीच सीधा संबंध रहता है इसका। उदाहरण के लिए देख लेते हैं कौन कौन सी है इसमें। तो कपास, सबसे पहला नंबर पर कपास ही आता है। कॉटन, तो कपड़े और धागे के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जाड़े के जितने वस्त्र होते हैं, लिहाफ, रजाई, जो भी हो, आप सब बहुत ज़्यादा कपास इसके अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है जूट। तो जूट, बोरी, जो आप देखते होंगे, बोरी बहुत ज़्यादा बोरी होती का यूज़ होता है। तो बोरी में जूट का मतलब जो बोरी होती है जूट से बनी होती है। रस्सी, बहुत सारी रस्सियाँ भी किससे बनी होती है? जूट की रस्सी। और जूट की रस्सी काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी होती है। प्लास्टिक की रस्सी होती है उससे भी ज़्यादा मजबूती इसके अंदर देखी जाती है। कारपेट बनाने के लिए जो कारपेट होती है, आपके फर्श पर कारपेट पड़ी होती है, तो उसके भी बहुत ज़्यादा जूट में यूज़ किया जाता है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सन फ्लेक्स। तो लिग्नन कपड़े और औद्योगिक उपयोग में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चीनी फसलों के बारे में, यानी कि शुगर क्रॉप्स के बारे में। तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं? तो मिठास प्रदान करने वाले उत्पादों का मुख्य स्रोत है। जितने भी मीठापन मिलेगा तो किस में मिलेगा? शुगर क्रॉप से, यानी चीनी फसलों का। गन्ने के अलावा बायोफ्यूल उत्पादन में उपयोगी होता है। तो ये चीज़ भी इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर गन्ना ही आ जाता है, यानी कि शुगर केन, चीनी। इसका गन्ने का यूज़ किस किस में होता है? चीनी, गुड़, शराब उत्पादन के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी अलग अलग तरीके से बहुत सारे जो सिरप बनते हैं तो उनमें भी इसका यूज़ करते हैं। चुकंदर, शुगर बीट। तो चीनी, ऐसा नहीं है चीनी आपके गन्ने से ही बनती है। शुगर केन यानी जो चुकंदर होता है, रेड कलर का, आपने देखा होगा, अपने घर में सब्जी बनती होगी, सब्जी के तौर पर आप खाते होंगे, तो उससे भी चीनी बनती है और औद्योगिक उत्पादों के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारी मसाला फसलें, यानी कि स्पाइस क्रॉप्स। तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं? तो भोजन का स्वाद, रंग और सुगंध बढ़ाती है। आपको पता है, अगर आप कोई अच्छी डिश खाते हैं तो उसके अंदर मसालों की खुशबू आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। जाहिर सी बात है, जैसे बिरयानी मान लो, नॉन वेज है, बहुत सारे लोग नहीं खाते होंगे, लेकिन उसमें अलग तरीके के अगर मसाले पड़ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है और अगर दिल नहीं भी करता होगा तब भी आप उसे खाने की कोशिश करते हैं। औषधि गुणों से भरपूर होता है जितने भी मसाले होते हैं इनमें। आपको पता है बहुत सारे मसालों का यूज़ तो औषधि यानी मेडिसिन के रूप में किया जाता है और इसमें जो सब्जी वगैरह में पड़ती है तो और भी ज़्यादा इसका जो औषधीय गुणों से भरपूर होती है तो बहुत सारी बीमारियों से हमें दूर रखती है। तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो हल्दी, यानी कि टर्मरिक। तो मसाला औषधि के लिए इसका यूज़ किया जाता है, मसालों में तो यूज़ किया ही जाता है और औषधि यानी कि मेडिसिन के यूज़ में भी इसका प्रयोग करते हैं। मिर्च यानी कि चिली, मसाले की तरह तो यूज़ करते हैं, सॉस बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है इलायची, कार्डमम। तो मिठाइयों और चाय में इसका यूज़ होता है।
कहते नहीं है कि इलायची वाली चाय पी ली मज़ा आ गया, तो जी कुल मिला के इलायची वाली चाय आप पीते होंगे तो आपको पता ही होगा किस तरीके की होती है। मिठाइयों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका। नेक्स्ट है अदरक, गिंगर, मसाले और औषधियों में उपयोग होता है, यानी मसालों में भी की तरह भी इसका प्रयोग करते हैं, बाकी औषधियों प्रयोग भी इसका किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हरी चारा वाली फसलें, यानी कि फॉडर क्रॉप। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? तो पशुओं के पोषण का मुख्य स्रोत क्या है? हरी चारा वाली फसलें। डेयरी और पशुपालन उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। उदाहरण के तौर पर इसके देख लेते हैं कौन कौन सी इसके अंतर्गत फसलें आती हैं। सबसे पहले आती है नेपियर घास, नेपियर ग्रेस। तो इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान रखेंगे। नेपियर जो ग्रेस होती है, हरे चारे के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बरसीम। बरसीम आप सब लोग अगर गाँव से जुड़े होंगे तो आपने देखा होगा, बरसीम जाड़े के टाइम पर बो दिए देते हैं और वहीं से सब काट के लेके आते हैं। हम भी जब छोटे थे जाते थे लेने, कभी कभी हमारे यहाँ भैंस हुआ करती थी, तो पशुओं के लिए उच्च पोषण के लिए इसका यूज़ किया जाता है बरसीम का। और कई बार ये बरसीम काटते टाइम हाथ कट जाता था। आप लोग अगर गाँव से होंगे तो आपको पता ही होगा। लूसर्न, लूसर्न पोषण युक्त चारा है ये, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मौसम के आधार पर। अभी हम तक हमने जो क्लासिफिकेशन करा वो अलग तरीके के आधार पर, यानी कि इकोनॉमिक यूज़ के आधार पर कर रहे थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, मौसम के आधार पर फसलों को देखेंगे, यानी कि बेस्ड ऑन सीजन। तो सबसे पहले इनमें आपको पता ही है कौन कौन सी फसलें आएंगी। खरीफ फसलें, खरीफ क्रॉप्स, इसके बारे में भी हम देखेंगे। रबी फसलें, रबी क्रॉप्स, जायद फसलें, ये तीन तरह की मौसम के आधार पर फसलें होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खरीफ फसलों के बारे में, खरीफ क्रॉप्स के बारे में। दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान रखना बुवाई का समय, जून जुलाई में इसका बोते हैं, गर्मी और मानसून के दौरान। अब जो हमने जब जब पढ़ा था तो इसे किस तरीके से हम याद रखते थे। जैसे खरीफ है, खरीफ को आपको लगता होगा खराब, खराब, खराब मतलब खराब तरह की साउंड इसमें आपको देखने को मिल रही है। अब खराब मौसम कब होता है? खराब मौसम आपको पता है जब बारिश होती है, जून जुलाई का टाइम होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तब वो खराब होता है। तो उसी टाइम ये इन फसलों को बोया जाता है, यानी बुवाई की जाती है। तो गर्मी और मानसून के दौरान जून जुलाई में इसको बोते हैं। काटाई का समय इसका क्या है? सितंबर अक्टूबर में इसको हम काट लेते हैं। खरीफ की फसलों के बारे में आपको बताया जा रहा है। आवश्यक जलवायु की बात करें तो अधिक वर्षा इसके लिए ज़रूरत होती है गर्मी में। जो चौहर वगैरह लगती है, आपको देखा होगा जब धान की चौहर लगती है तो बहुत ज़्यादा उस टाइम गर्मी होती है, और उस टाइम पानी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वर्षा इन फसलों के लिए। तो 75 से 150 सेंटीमीटर वर्षा की इसमें आवश्यकता होती है। अब इससे रिलेटेड एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है। अभी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, एक एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इनसे किसी से भी एमसीक्यू आपसे पूछ सकते हैं, तो इसे ध्यान रखना है। जैसे खरीफ की फसलों के लिए आवश्यक जलवायु कितनी होगी, तो आपको ध्यान रखना है 75 से 150 सेंटीमीटर अधिक की वर्षा होना चाहिए। तापमान कितना होना चाहिए, यानी अधिक तापमान पर इसका जो फसल होती है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस पर। प्रमुख फसलों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले धान या चावल। अब इसका वैज्ञानिक नाम भी हमने लिख लिया, ताकि अगर आपसे एग्जाम में वैज्ञानिक नाम आपसे पूछे ध्यान रखेंगे। वैज्ञानिक नाम है इसका ये क्या है? ओरेजा सैटिवा। किसका? धान या चावल का। नेक्स्ट है मक्का, ये भी खरीफ की फसल है, जिया मेज। नेक्स्ट है बाजरा, तो इसका आप ध्यान रखेंगे पैनिस्टम गैलिकम, गिलाउकम। ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा अटपटा नाम है, आप एक से दो तीन बार रखेंगे, अगर ऑप्शन में आपको दिखेगा तो ध्यान भी आ जाएगा। नेक्स्ट है ज्वार, सोरगम वाइकोलर। ध्यान रखेंगे, ये भी खरीफ की फसल है। जितने मोटे अनाज हैं ज़्यादातर आपकी खरीफ के फसल में मिलेंगे। सोयाबीन, ग्लाइसिन मैक्स, ध्यान रखेंगे, ये वैज्ञानिक इसका नाम है। नेक्स्ट है कपास, गॉसिपियम एसपी, तो ये भी कपास की जो कपास है ये भी खरीफ की फसल है। तो ये आप चाहे ट्रिक से याद रख सकते हैं या वैसे याद रख सकते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसानी से इसको ध्यान रखा जा सकता है। नेक्स्ट है उड़द, मूंग, अरहर, दालें भी किसके अंतर्गत आती? खरीफ की फसलों के अंतर्गत आपको देखने को मिलती हैं, ध्यान रखेंगे। अगली है रबी की फसल, रबी क्रॉप्स। तो बुवाई के समय की अगर हम बात करें तो अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाता है, यानी कि शरद ऋतु के दौरान जब हल्की हल्की ठंड पड़ना स्टार्ट होती है तब इसको हम बोते हैं। कटाई के समय की बात करें तो मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है, यानी मार्च से अप्रैल के बीच इसको काट लिया जाता है। आवश्यक जलवायु की बात करें तो ठंडे मौसम इसके लिए जो टेम्परेचर है कम रहना चाहिए, यानी कि 10 से 25 डिग्री सेल्सियस पर इसको आराम से इसकी फसल को उगाया जा सकता है, और इसके लिए कम वर्षा की आवश्यकता होती है, तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। प्रमुख फसलों की अगर हम बात करें तो गेहूं है सबसे पहले, इसका वैज्ञानिक नाम भी यहाँ दे रखा है, टेरिकम एस्टिवम इसका वैज्ञानिक नाम है, ध्यान रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट है जौ, तो हॉर्डवम वल्ग्योर। अगला है मसूर, लेंस कैलिनीरस। नेक्स्ट है चना, साइसर
एरिटिनम, इसका ये वैज्ञानिक नाम है। अगला है सरसों, बेरिसिका जनसिया, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मटर, पाइजम सैटिवम, तो इसका ये वैज्ञानिक नाम है। इन सबको भी आप ध्यान रखेंगे, इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जायद फसलों के बारे में। तो इसकी बुवाई के समय की अगर हम बात करते हैं मार्च से जून में, यानी गर्मी के दौरान इसको बोया जाता है। कटाई के समय की अगर हम बात करें मई से जुलाई के बीच इसको काट लिया जाता है, ध्यान रखेंगे। आवश्यक जलवायु की बात करें तो गर्म तापमान यानी 30 से 40 डिग्री सेल्सियस इसके लिए तापमान की आवश्यकता होती है। और सिंचाई की आवश्यकता यानी बहुत ज़्यादा इसे पानी की ज़रूरत होती है। तो ये भी इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे। इसकी फसल के लिए यानी जायद क्रॉप्स के लिए तो सिंचाई की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। प्रमुख फसलों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें आ जाता है तरबूज, तो इसको ध्यान रखेंगे। कैटरिलस लेंटस, इसके बारे में भी लेनाटस ध्यान रखेंगे, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। खरबूज है कोकोमिस, कोकोमिस मेलू, ध्यान रखेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट है ककड़ी, कोकोमिस स्टेबियस। नेक्स्ट है तोरई, लौकी, भिंडी, ये सब्जियां, ये भी सब क्या है, जायद की फसलें हैं, तो इनके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। मूंग उड़द यानी दलहन जितनी होती हैं वो भी जायद की फसलों के अंतर्गत देखने को मिलती हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीवन काल के आधार पर। अभी हमने देखा मौसम के आधार पर, अब देखेंगे बेस्ड ऑन लाइफ स्पैन, यानी कितने टाइम में ये फसल होती है। तो इनमें सबसे पहले आती है वार्षिक फसलें यानी कि एनुअल क्रॉप्स। एनुअल क्रॉप्स के बारे में ध्यान रखेंगे, ये फसलें एक मौसम में उगाई जाती हैं और एक में ही इसको काट लिया जाता है, यानी कि जैसे कि अब बोंगे और अब इसी बार में काट लिया जाएगा। जैसे कि इनका उदाहरण से आप समझेंगे, जैसे गेहूँ है, चावल है, मक्का है, ये सब क्या एनुअल फसलें यानी कि वार्षिक फसलें, एक ही बार साल में इनको उगाया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आती है बहुवर्षीय फसलें यानी कि पेरिनियल क्रॉप्स। इसके बारे में ध्यान रखेंगे, ये फसलें कई वर्षों तक उपज देती हैं, तो इनका उदाहरण आप ध्यान रखेंगे, गन्ना है, केला है, नारियल है। ये इसको ध्यान रखेंगे। जैसे गन्ना है, गन्ने आपको पता है एक बार इसकी फसल हो जाती है तब इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं खेत को, तो उसमें पानी वगैरह लगाते हैं और फिर से वो गन्ने की फसल उग आती है, यानी दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, अलग अलग गन्ने की वैरायटी पर भी निर्भर ये चीज़ करती है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रकृति के आधार पर बेस्ड ऑन नेचर। तो आप देख पाएंगे क्लासिफिकेशन कितना बड़ा है, क्योंकि इस टॉपिक से 25 क्वेश्चन आना है, तो एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में समझते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ेंगे और छोड़ देंगे, आपका क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो इनमें कौन कौन सी आती हैं, खाद्य फसलें, फूड क्रॉप, कैश क्रॉप, नकदी फसलें, औद्योगिक फसलें यानी कि इंडस्ट्रियल क्रॉप। ये 3 तरह की फसलें प्रकृति के आधार पर यानी कि बेस्ड ऑन नेचर, जो फसलों की प्रकृति है उसके आधार पर इनका वर्गीकरण है। तो इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं खाद्य फसलों के बारे में यानी कि फूड क्रॉप्स के बारे में। इसके बारे में अभी हम देख भी चुके हैं, लेकिन ये अलग तरीके से क्लासिफिकेशन है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और जो हमारी बुक है उसके अंतर्गत ये सारी कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। तो इन्हें ध्यान रखेंगे, ये फसलें जिन्हें मुख्य रूप से भोजन के लिए उगाया जाता है, ये मानव जीवन के लिए आवश्यक पोषण प्रदान करती हैं। तो जाहिर सी बात है, खाद्य फसलें यानी कि फूड क्रॉप्स होंगी, तो हम ये भोज्य पदार्थों के लिए इसका यूज़ करेंगे। तो प्रमुख खाद्य फसलें हैं जैसे कि अनाज के लिए कैरल्स में गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, ये हम खाने में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। दलहन की बात करें पल्सेस की, चना, अरहर, मूंग, मसूर, उड़द, मटर, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका। नेक्स्ट है तिलहन ऑयल सीड में सरसों, मूंगफली, तेल, सूरजमुखी, सोयाबीन, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट है शाक सब्जियों एवं फल में, वेजिटेबल एवं फ्रूट्स में आलू, टमाटर, बैगन, केला, आम, अंगूर, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे, ये सारी किसके अंतर्गत आती, खाद्य फसलों के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नकदी फसलें यानी कि कैश क्रॉप के बारे में। तो वे फसलें जिनका उपयोग व्यापार, निर्यात और औद्योगिक औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है। किसान इन फसलों से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, यानी कुछ फसलें तो ऐसी होती हैं इंसान अपने खाने के लिए इन्हें लगाता है, लेकिन कुछ फसलें ऐसी होती हैं इन्हें कैश प्राप्त करने के लिए यानी फाइनेंशियल मजबूत होने के लिए इनको बोता है अपने खेत में। प्रमुख नकदी फसलों की अगर हम बात करें तो कपास, कॉटन, तो कपड़ा उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग होता है। गन्ना यानी शुगरकेन, तो चीनी और गुड़ उत्पादन में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट चाय, टी, कॉफ़ी, पेय पदार्थों में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। तंबाकू या टबैको, सिगरेट एवं गुटखा उत्पादन में अब बहुत ज़्यादा ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई अपने खेत में लगा रहा तो अपने आप ही यूज़ करेगा, तो इन्हें बेचने के लिए यानी कि कैश प्राप्त करने के उद्देश्य से इन फसलों को उगाता है। नेक्स्ट है रबर। रबर तो औद्योगिक उत्पादों में इसका उपयोग होता है, रबर का भी खेती की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं औद्योगिक फसलें यानी कि इंडस्ट्रियल क्रॉप्स। इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे,
वे फसलें जो उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उपयोग की जाती है, इनका प्रसंस्करण विभिन्न उत्पाद बनाया जाए, इनका मतलब इनका जो स्टोरेज के प्रसंस्करण करके बहुत अलग अलग तरीके के उत्पाद बनाए जाते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, औद्योगिक फसलें यानी कि इंडस्ट्रियल क्रॉप्स। मुख्य उत्पाद औद्योगिक फसलों की अगर हम बारे में बात करें तो सबसे पहले गन्ना आता है। इसका यूज़ चीनी, एथेनॉल, गुड़ आदि बनाने में बहुत ज़्यादा किया जाता है। अगली है कपास, तो इसका वस्त्र उद्योग में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है तिलहन में सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, तो खाद्य तेल, साबुन, प्रसंस्करण उद्योग, मैंने आपको बताया था जो मेकअप का सामान है वो भी इससे बहुत ज़्यादा बनता है। जूट है, तो इससे रस्सी, बोरी, चटाई निर्माण में बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग करते हैं, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है रबर, तो इसमें टायर, प्लास्टिक, अन्य औद्योगिक उत्पाद में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, तो औद्योगिक फसलों के बारे में ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों, हमने टॉपिक को अच्छे से समझ लिया है, अब हम करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस, देखते हैं आपको कितना कुछ इससे समझ में आया है। और मैंने क्लासिफिकेशन के बारे में एक एक चीज़ बता दी है, और आपका मेरे हिसाब से तो कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखें। चलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फसलों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख आधार नहीं है? जलवायु के आधार पर होती है, मौसम के आधार पर भी होती है, उपयोग के आधार पर भी होती है, मिट्टी के आधार पर नहीं होती है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, मिट्टी के आधार पर। अगला हमारा, खरीफ फसलें मुख्यतः किस मौसम में उगाई जाती हैं? तो मैंने आपको बताया था खरीफ से खराब मौसम कब होता है? बरसात में। आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बरसात में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? धान, आपको पता है धान गर्मी में इसको करते हैं, बोते हैं, और खराब मौसम होता है तो खरीफ की फसल हो गई। गेहूं क्या है आपकी? रबी की फसल। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपसे रबी की फसल पूछी थी। अगला है हमारा, जायद फसलों की बुवाई किस समय होती है? तो कब होती है इसकी? मार्च जून में। मैंने आपको अभी वीडियो में बताया भी था, मार्च जून में इसको बोया जाता है। ध्यान रखेंगे। अगर आपने वीडियो अच्छे से समझी है, वीडियो के जो मैंने आपको थ्योरी बताई है, तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ तो ही कर पा रहे हैं, आप और कहीं से भी करेंगे, और जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है इस टॉपिक से, तो कहीं से आप कोई सा क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? तो कौन सी? चना, चना नहीं है, सरसों नहीं है, मक्का नहीं है, गन्ना आपका क्या है? नकदी फसल, यानी कि कैश क्रॉप। इसे हम कैश के उद्देश्य से इसको हम लगाते हैं। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दलहन फसलें मुख्य रूप से किसके लिए जानी जाती हैं? तो किसके लिए जानी जाती है? दालों में। आपको पता, दालों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे, उच्च प्रोटीन के लिए। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, उच्च प्रोटीन। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल नहीं है? बाजरा, ज्वार, कपास, गेहूं। तो कपास नहीं है, कपास का यूज हम अलग अलग तरीके से वस्त्र आदि बनाने में इसका हम प्रयोग करते हैं। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक फसल है? जौ, मूंग, ज्वार, तो कौन सी है? तंबाकू। तंबाकू क्या? औद्योगिक फसल। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी फसल अधिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है? तो कौन सी उगाई जाती है? ध्यान रखेंगे, चावल। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। मैंने अपने लेक्चर में आपको बताया भी है, अगर आपने सही से देखा तो आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आप ध्यान रखेंगे, चिकनी मिट्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसके लिए ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन फसल है, यानी कि जिससे हमें तेल प्राप्त मिलता है? ऑयल सीड क्रॉप्स। मसूर से तेल नहीं मिलता है, सरसों से मिलता है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, सरसों। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, तो आप ध्यान रखेंगे। तो आपने देखा किस तरीके से आपने पहले थ्योरी को अच्छे से समझा, फिर आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, तो आसानी से आपने क्वेश्चन लगा लिए। अब आप एक काम कर सकते हैं, आपको कहीं भी इस टॉपिक के क्वेश्चन मिले तो लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट लगाने लगे, प्रैक्टिस सेट से आपको पूरी थ्योरी नहीं लगाना, पूरी थ्योरी के नहीं लगाना है प्रैक्टिस सेट, आपको केवल जो मैंने आपको पढ़ाया है इसी से आपको क्वेश्चन लगाना है, तो आप देखेंगे आप हर क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। बाकी आप लोगों को बता दूं, हमारी टेस्ट सीरीज इस एग्जाम के लिए चल रही है। 111 रुपये इसकी हमने प्राइस रखी है, ये एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। आप बहुत बेहतरीन ढंग से इसकी प्रैक्टिस, इस टेस्ट सीरीज को लगा अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हैं। और इसमें आपको यूपी जीके के 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन और 65 क्वेश्चन जो आप एग्रीकल्चर साइंस है उससे देखने को मिलने वाले हैं। इसकी फीस 111 रुपये, और एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी इसके लिए बुक बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है, आपको फालतू बुक लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें मिलेंगी, और बहुत ज़्यादा लेंथी थ्योरी भी नहीं होगी, ऐसी थ्योरी होगी जिसे आप लास्ट टाइम में पढ़कर भी आसानी से एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप अगर बुक लेने की सोच रहे हैं तो अभी थोड़ा सा वेट कर लें,
बस 10-15 दिन की बात है, आपको बुक आपके हाथ में होगी और आपको पता लग ही जाएगा किस तरीके की बुक हो गई। और मैं वादा कर रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन मेरी बुक से बाहर नहीं आएगा। मेरी बुक से मतलब बुक्स में ये से ही आएगा, इधर-उधर से कहीं से नहीं देखने को मिलेगा। बाकी कंप्यूटर की बुक तो हमारी रेडी है, इसको चाहें तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसकी प्राइस ₹369 आप चाहें व्हाट्सएप पर ऑर्डर दे सकते हैं इसका, या आप एप्लीकेशन पर भी जाकर इसको परचेज़ कर सकते हैं। ₹369 में आपके पास ये होम डिलीवरी यानी घर पर पहुँच जाएगी। आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे होंगे, आपके पास ये बुक पहुँच जाएगी और पहुँच भी रही है बहुत सारे लोगों के पास। तो आज का लेक्चर आज को आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताएँ। इस तरीके की क्लास हमारी लगातार चलेगी जब तक आपका ये एजीटीए एग्ज़ाम नहीं होगा, और बिल्कुल फ्री पढ़ाने वाले, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, ऐप पर नहीं चलेगी क्लास, पहले कह दिया है। जब आपका ये पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, तब हम प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएँगे। और हमारी कोशिश यही रहेगी स्टडी ट्रैक्स की ओर से जितने भी लोग पढ़ेंगे, और सबका ज़्यादातर लोगों का सिलेक्शन हमारे ही इस चैनल से जुड़े वाले लोगों का होगा। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ लें, ताकि ऐसा नहीं है कि एक ही सीट है, 3446 सीट हैं, तो ऐसा डरे ना कि हम ही को फ़ायदा मिले, सभी लोगों को फ़ायदा ले। जो अपने दोस्त हैं, लाइब्रेरी में बहुत सारे दोस्त मिलके पढ़ते हैं, तो कंपटीशन करके पढ़ें, मतलब एक दूसरे से शेयर करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, इसी तरीके से हम पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।